अब देखो, आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं वहां पे ग्रेविटेशन, है कि नहीं। बहुत दिनों बाद अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन, है कि नहीं। अब देखो, जब भी हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो सबसे पहली जो टर्म हम लोग डिफाइन करने जाते हैं वो वहां पे डिफाइन करते हैं न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल लॉ की। अब जो भी न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ है वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि अगर हमारे पास दो बॉडी है, अगर मान लो हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m1 है और एक और बॉडी है जिसका मास वहां पे क्या है, m2 है, तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं यहां पे न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल लॉ की। और न्यूटन ने सबसे पहले क्या बोला था? उसने सबसे पहले बोला था कि इस यूनिवर्स में अगर कोई भी दो बॉडीज हैं और उन दोनों बॉडी का मास है और उन दोनों बॉडी को अगर हमने कुछ डिस्टेंस पे लाके क्या कर दिया गया है, प्लेस कर दिया गया है। न्यूटन्स का जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि अगर इस यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी है और उन दोनों बॉडी का मास है और उन दोनों बॉडी को अगर हमने कुछ डिस्टेंस पे लाके प्लेस किया है तो ये दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगी, अप्लाई करेगी। तो m1 और m2 यहां पे दो बॉडीज हैं जिनके बीच का डिस्टेंस r है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन m1 m2 के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगा और जितना फोर्स m1 m2 के ऊपर अप्लाई करता है m2 भी उतना ही फोर्स किसके ऊपर अप्लाई करता है, m1 के ऊपर अप्लाई करता है। तो m1 ने m2 के ऊपर फोर्स अप्लाई किया F, उतना ही फोर्स m2 ने m1 के ऊपर अप्लाई कर दिया। अब इस फोर्स को हम डिनोट कैसे करते हैं? इस फोर्स को हम लिखते हैं F21। F21 का मतलब होता है फोर्स ऑन पार्टिकल 2 ड्यू टू पार्टिकल 1। सिमिलरली पार्टिकल 1 के ऊपर पार्टिकल 2 ने फोर्स अप्लाई किया है तो इसको हम लिखेंगे F12। तो F12 का मतलब होता है फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू पार्टिकल 2। लेकिन m1 ने m2 के ऊपर जितना फोर्स अप्लाई किया है, m1 ने m2 के ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया और m2 ने m1 के ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया है, ध्यान रखना उनका मैग्नीट्यूड वहां पे सेम होता है और मान लो इसकी वैल्यू कितनी है, F है। अब न्यूटन्स का लॉ क्या बोलता है कि दोनों पार्टिकल हैं, उनका मास है और उनके बीच का डिस्टेंस है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ इन दोनों पार्टिकल के बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसकी वैल्यू होती है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। क्लियर? तो दोनों पार्टिकल के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो यहां पे होगा G m1 m2 अपॉन क्या हो गया, r स्क्वायर वहां पे। अब m1 m2 वहां पे क्या है, मास है, r वहां पे दोनों के बीच का डिस्टेंस है और g वहां पे क्या है, g वहां पे ध्यान रखना है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ध्यान रखना, हम लोग दो जी की बात करते हैं, कैपिटल जी की बात करेंगे, एक हम बात करेंगे स्मॉल जी की। तो जब स्मॉल जी आता है तो उसका मतलब अलग होता है और जब हम कैपिटल जी की बात करते हैं तो कैपिटल जी वहां पे क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसकी जो वैल्यू होती है वो दी हुई है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11। 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। तो यही यहां पे क्या होगी, कैपिटल जी की वैल्यू होगी। अब ये चीज ध्यान रखना है, न्यूटन ने क्या बोला है, न्यूटन ने बोला है कि दो बॉडीज होंगी, उन बॉडी का साइज कैसा भी हो। अगर हमारे पास यूनिवर्स में दो बॉडी हो, दोनों बॉडी का साइज कैसा भी हो, अगर दोनों बॉडी का मास है तो दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगी और उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम इसी फॉर्मूले के थ्रू वहां पे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। अब सबसे पहले हेडिंग डालो वहां पे, प्रॉपर्टीज ऑफ दिस फोर्स।
हम लोग इस फोर्स के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम केवल बात करेंगे इस फोर्स की प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो लिखो वहां पे, ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहला पॉइंट लिखो वहां पे, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज फॉर्म्स एन एक्शन रिएक्शन पेयर। तो जो पहला पॉइंट है वो यहां पे क्या बोलता है कि जो भी न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ है, ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को क्या करता है, ओबे करता है। न्यूटन्स के थर्ड लॉ का मतलब क्या हो गया कि एक ने अगर एक के ऊपर एक्शन अप्लाई किया है तो दूसरे ने उतना ही उसके ऊपर क्या किया है, रिएक्शन अप्लाई किया है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या बोल रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज फॉर्म्स एन एक्शन रिएक्शन पेयर, द फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसका मतलब यह भी है कि जो भी न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ है, यह न्यूटन्स के थर्ड लॉ को क्या करता है, ओबे करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो वहां पे, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो वहां पे, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है, अगर दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप हो रहा है तो वो फोर्स दोनों बॉडी के सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, उसी लाइन के अलोंग क्या करेगा, एक्ट करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो वहां पे, इट इज अ सेंट्रल फोर्स, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू इंटरेक्टिंग बॉडी। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। दूसरा मैंने क्या बोला कि ये एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब है कि जब भी ये फोर्स डेवलप होगा, ये फोर्स हमेशा एक्ट करेगा दोनों बॉडी के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग। फिर तीसरा पॉइंट लिखो वहां पे, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं और इन दोनों बॉडी को हमने एयर में लाके प्लेस किया है एट अ सर्टेन डिस्टेंस, तो उनके बीच में कोई फोर्स डेवलप हो रहा है। अब मैं अगर इन दोनों बॉडी को मान लो इन दोनों बॉडी के बीच में हम वाटर लेके आ जाएं, अभी तक दोनों बॉडी को हमने एयर में लाके प्लेस किया था, अब मैंने क्या किया, अब मैंने बोला कि दोनों बॉडी को हमने प्लेस कर दिया वाटर में और सेम डिस्टेंस पे लाके प्लेस किया है। तो होता क्या है, इन दोनों बॉडी को अगर सेम डिस्टेंस में हम वाटर में लेके आएंगे तब भी फोर्स का नेचर वहां पे क्या रहेगा, तब भी फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। वेयर एज जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो रहता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है मीडियम पे। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, ये हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं तो वो अट्रैक्टिव भी है और कई बार वो क्या होता है, रिपल्सिव भी होता है। वो डिपेंड करता है चार्ज के नेचर पे। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो वहां पे, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेग्लिजिबल। नेक्स्ट पॉइंट लिखो वहां पे, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेग्लिजिबल इन केस ऑफ लाइट बॉडीज but becomes appreciable in case of massive bodies like star और planet। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर दो बॉडीज हैं और दोनों बॉडी का मास क्या है, कम है, तो उन दोनों बॉडी के बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो बहुत वीक होगा। उसका एग्जांपल क्या है, जैसे मान लो ग्राउंड है, ग्राउंड पे यहां पे एक पर्सन खड़ा है ए और यहां पे एक और पर्सन खड़ा है बी। तो ग्राउंड पे दो पर्सन है, एक है पर्सन ए, दूसरा है वहां पे पर्सन बी। बताओ दोनों पर्सन का मास है कि नहीं है? लेकिन जब हम दोनों पर्सन के मास की बात करते हैं तो इनका मास बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू मास ऑफ अर्थ। तो जो फोर्स है, इस फोर्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या निकल के आ रही है कि ये जो दो पर्सन खड़े हैं ग्राउंड पे, ये दोनों पर्सन भी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन ये फोर्स कैसा है, ये फोर्स जो रहेगा उसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, बहुत स्मॉल होगा। इसीलिए हमें ये दोनों पर्सन मूव करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। समझ में? इसका मतलब यह हुआ कि अगर मान लो एक कमरा है, एक रूम है और रूम में दो लोग खड़े हैं, तो दोनों का मास है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। चूंकि अब क्या है, दोनों का मास बहुत नेग्लिजिबल है, तो उनके बीच में जो डेवलप हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो वहां पे क्या होगा, वो वहां पे बहुत ही स्मॉल इन मैग्नीट्यूड होगा वहां पे।
लेकिन अगर हम बात करें कि हम अगर अर्थ पे खड़े हैं, अब हम जिन दो बॉडी की बात कर रहे हैं उसमें हमारा मास जरूर छोटा है, लेकिन जब हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ का मास क्या है, बहुत लार्ज है। और ये रिजल्ट क्या बोलता है, जो भी फोर्स है, फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ m1 m2। तो जिन दो बॉडी की बात कर रहे हैं, अगर दोनों बॉडी का मास बहुत स्मॉल है तब तो उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, बहुत ही वीक होगा। लेकिन जिन दो बॉडी की बात कर रहे हैं, अगर उनमें से एक बॉडी का मास बहुत लार्ज है तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप होगा वो बहुत वहां पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग डेवलप होगा वहां पे। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो वहां पे, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। जैसे हम बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्स की, तो न्यूक्लियर फोर्स तुम लोग पढ़ोगे या पढ़ चुके होगे कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, वो स्मॉल डिस्टेंस के बीच में एक्ट करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की तो हम क्या बोलते हैं, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। अगर दो बॉडीज हैं, दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप होगा, और अगर दो बॉडीज है उनके बीच का डिस्टेंस बहुत लार्ज है तब भी उनके बीच में वहां पे क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप होगा वहां पे। बताओ ये चीज क्लियर हुई? नेक्स्ट जो पॉइंट निकल के आता है वो लिखो वहां पे, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। जो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या था, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब था कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल और कंजर्वेटिव फोर्स विल बी पाथ इंडिपेंडेंट। तो जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क कैलकुलेट करेंगे तो वो यहां पे क्या होगा, पाथ इंडिपेंडेंट होगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। और ध्यान रखना, इस पे आईआईटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आईआईटी में ग्रेविटेशन में क्वेश्चन आया है जहां पे दो पार्टिकल हैं या एक पार्टिकल है, पार्टिकल को हम लेके जा रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ये स्पेसिकली ग्रेविटेशन में पूछा गया था क्वेश्चन कि हमारे पास एक पार्टिकल है, मान लो पार्टिकल का मास यहां पे m है, और जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल को हम A से कहां लेके जा रहे हैं, B में। फर्स्ट केस में पार्टिकल को हम लेके गए फर्स्ट पाथ से, सेकंड केस में पार्टिकल को हम सेकंड पाथ से लेके गए, थर्ड केस में हम इस पाथ से लेके गए। तो वहां पे बताना था कि अगर इस पार्टिकल को हम मूव करा रहे हैं अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इन तीनों पाथ में जो वर्क होगा उनका रिलेशन क्या होगा, तो रिलेशन होगा W1 इक्वल्स टू W2 इक्वल्स टू W3। तो ध्यान रखना है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है वर्क डन विल बी पाथ इंडिपेंडेंट, और नेक्स्ट पॉइंट क्या था, वर्क डन राउंड द ट्रिप विल बी जीरो। बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? और बहुत सारे क्वेश्चन जो ग्रेविटेशन के आएंगे वो इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड होते हैं, क्योंकि हमें यह भी मालूम है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है तो वहां पे हम मैकेनिकल एनर्जी को क्या कर सकते हैं, कंजर्व करा सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब था सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वहां पे। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट, वर्क डन राउंड द ट्रिप जीरो, और ग्रेविटेशन के केस में हम मैकेनिकल एनर्जी क्या करेंगे, कंजर्व कराएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट तुम्हें क्या ध्यान रखना है, नेक्स्ट पॉइंट तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास दो बॉडी है, मान लो एक बॉडी है जिसका मास m है, और यहां पे एक और बॉडी है जिसका मास क्या है, स्मॉल m है। एक बॉडी कैपिटल M है, एक बॉडी यहां पे क्या है, स्मॉल m है, और ये स्मॉल m बॉडी को हमने कुछ इस तरह से v वेलोसिटी से क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है। और हमने मान लिया कि ये जो बॉडी है कैपिटल M, ये रेस्ट में है, या फिर बोल दो इसको हमने फिक्स्ड करके रखा है। तो जो कैपिटल M पार्टिकल है ये तो हमारा यहां पे क्या है, फिक्स्ड है, और यहां पे जो स्मॉल m पार्टिकल है उसको हमने v वेलोसिटी से क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है। अब बताओ, जैसे हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो कैपिटल M स्मॉल m के ऊपर इस डायरेक्शन में क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा
ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो अब पार्टिकल के डायरेक्शन को वहां पे क्या करेगा, चेंज कराएगा। किसी टाइम पे अगर पार्टिकल यहां कहीं आ गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा वहां पे। भले ही ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम क्या डिफाइन करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम डिफाइन करते हैं यहां पे कि ये जब स्मॉल एम मास मूव कर रहा है तो इसके ऊपर केवल कैपिटल एम जो मास है वो केवल ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब मैंने यहां से कोई एक्सिस पास कराई, मैंने यहां पे एक एक्सिस ली और एक्सिस कहां से पास करा दी, एक्सिस पास करा दी कैपिटल एम से। अब बताओ इस एक्सिस के अबाउट अगर देखोगे, अगर इस एक्सिस के अबाउट तुम देखोगे तो जो भी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है बताओ वो इस एक्सिस से पास कर रही है, नहीं पास कर रही है। अगर हम यहां पे कैपिटल एम मास से एक एक्सिस पास कराएं तो जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है बताओ वो इसी लाइन या इसी एक्सिस से पास कर रहा है, नहीं पास कर रहा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इस एक्सिस से पास कर रहा है इसका मतलब है कि इस एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क रहेगा वो यहां पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखो है कि नहीं है, अगर हम कोई एक्सिस पास करा दे कैपिटल एम मास से तो इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो। टॉर्क कब बनता है, जब फोर्स का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है। तो यहां पे एक्सिस से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है तो टॉर्क क्या हो गया, जीरो। और टॉर्क अगर जीरो है तो हमें मालूम है कि इस केस में हम एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबाउट क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रोटेशनल मोशन की, जिसको हम ग्रेविटेशन में क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यह कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशन में बहुत जगह जगह यूज होगा। एक तो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कराने की कोशिश करेंगे, दूसरा हम एंगुलर मोमेंटम को भी कंजर्व कराने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे वहां पे। फिर देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है, मेनली यही अब हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब देखो नेक्स्ट जो पॉइंट हम डिफाइन कर रहे हैं इस लॉ के लिए वो लिखो वहां पे, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट मासेस। जो भी न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ है इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट मासेस। अब तुम लोग पूछोगे पॉइंट मास का मतलब क्या हुआ। पॉइंट मास का मतलब हुआ एक ऐसी बॉडी जिसका मास तो है लेकिन उसका साइज वहां पे क्या है, नेग्लिजिबल है। समझ में। नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने बोला है कि जो भी न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ है वो केवल एप्लीकेबल है पॉइंट मासेस के लिए। पॉइंट मासेस का मतलब वहां पे हम बोल सकते हैं पार्टिकल भी। और मैंने पॉइंट मास और पार्टिकल का मतलब क्या समझाया, पॉइंट मास और पार्टिकल का मतलब होता है एक ऐसी बॉडी, पॉइंट मास और पार्टिकल का मतलब होता है एक ऐसी बॉडी जिसका साइज तो नेग्लिजिबल है लेकिन स्टिल उस पार्टिकल का वहां पे क्या है, मास है। अब जैसे मैं अगर तुमसे बोलूं कि ये एक बोर्ड है, ये मान लो हमारा एक बोर्ड है। अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि इस बोर्ड का मास है कि नहीं है तो तुम बोलोगे, आंसर दोगे हां इस बोर्ड का मास है। अच्छा, अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि इस बोर्ड का साइज है क्या तो तुम बोलोगे हां इस बोर्ड का साइज भी है। तो इस केस में इस बोर्ड का साइज भी है और इस बोर्ड का वहां पे मास भी है। लेकिन जब भी हम बात करते हैं पॉइंट मास की या पार्टिकल की तो यह कॉन्सेप्ट एक रिलेटिव के टर्म में, यानी विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर है। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि इस बोर्ड को अगर हम क्लास में बैठ के देखेंगे तो हमें इसका साइज दिखाई देगा, लेकिन मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि इसी बोर्ड को तुम 1 किलोमीटर दूर से जाके देखो तो 1 किलोमीटर दूर से तुम जाके देखोगे तो तुम्हें बोर्ड का मास जरूर दिखाई देगा कि मास तो है, लेकिन उसका साइज जो रहेगा वो साइज नहीं दिखाई देगा। और साइज जो रहेगा वो एक पार्टिकल की तरह दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। यही रीजन है कि जब हम बात करते हैं अर्थ की, जैसे हम बोल रहे हैं यहां पे अर्थ है और अर्थ के चारों ओर बताओ जो भी अर्थ है, अर्थ के चारों ओर वहां पे मून मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है। तो जो भी अर्थ है, अर्थ के चारों ओर वहां पे क्या कर रहा है, मून मूव कर रहा है।
अब तुम बताओ यहां पे अर्थ की अगर हम बात करें तो उसका साइज बहुत लार्ज है कि नहीं है? वो है। वो डिपेंड करता है कहां से जाके देख रहे हो। लेकिन मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि एक ऑब्जर्वर है जो कहां पे बैठ गया है? मून पे। अब बताओ मून पे बैठ के अगर हम अर्थ को देखेंगे तो हमें अर्थ कैसा दिखाई देगा? तो मैंने क्या बोला है, वैसे अर्थ का साइज होता है, लेकिन अर्थ को अगर हम मून से जाके देखेंगे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत लार्ज है, और डिस्टेंस अगर बहुत लार्ज है तो विथ रेस्पेक्ट टू मून अर्थ जो रहेगा वो एक पार्टिकल की तरह वर्क कर रहा होगा। सिमिलरली जब अर्थ पे खड़े होके मून को देखते हैं तो मून का डिस्टेंस बहुत लार्ज है, तो हमें मून एक पार्टिकल की तरह दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? तो यह चीज ध्यान रखना है कि जो भी न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ है इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट मासेस। अब पॉइंट मासेस का कॉन्सेप्ट क्या है? पॉइंट मासेस का कॉन्सेप्ट है कि वो बॉडी जिसका मास तो है लेकिन साइज वहां पे क्या है? नेग्लिजिबल या बहुत स्मॉल है, और ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे, कौन सा ऑब्जर्वर उसको देख रहा है, कितने डिस्टेंस से। ये चीज क्लियर हुई। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, मैं पहले प्रॉपर्टीज की बात कर ले रहा हूं, फिर वहां पे उससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल तुम्हें वहां पे क्या करूंगा? एक्सप्लेन करूंगा। वहां पे जो लास्ट प्रॉपर्टी आती है वो आती है इट ओबेज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल लॉ का, वो क्या आता है? इट ओबेज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक मास है m1, हमारे पास एक पॉइंट मास है m1 और यहां पे एक पॉइंट मास है m2, तो हमारे पास दो मास है, एक मास है m1, दूसरा मास है वहां पे m2। m2 जो रहेगा वो m1 के ऊपर अप्लाई कर रहा होगा वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स। जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव है, और वो किसके अलोंग एक्ट कर रहा होगा? वो एक्ट कर रहा होगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स। तो m2 जो है वो m1 के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई कर रहा है, और उसकी वैल्यू कितनी है? F12 है। तो m2 ने m1 के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई किया F12। अब मैंने यहां पे क्या किया? इसके पास में एक और पार्टिकल m3 और एक और पार्टिकल m4 को लाके प्लेस कर दिया। तो पहले यहां पे m1 और m2 केवल दो पार्टिकल थे, और m1 m2 जब दो पार्टिकल थे तो उस टाइम पे m2 ने m1 के ऊपर F12 फोर्स अप्लाई किया था। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है कि इन दोनों पार्टिकल के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, इन दोनों पार्टिकल के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो m3 और m4 की प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करता है। समझ में? m1 और m2 के बीच में, m1 और m2 के बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है वो m3 और m4 की प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब है कि ये पार्टिकल अगर होंगे तब भी इस फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। समझ में? m2 ने m1 के ऊपर पहले कितना फोर्स अप्लाई किया था? F12। अब इसके पास में अगर m3 और m4 को लाके प्लेस कर दें तब भी इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। बताओ ये चीज समझ में आई नहीं समझ में आई? तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। लिख लो वहां पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को हम क्या बोल रहे हैं, तो लिखो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज। सिमिलरली m3 जो रहेगा वो भी m1 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा कि नहीं अप्लाई करेगा, और m3 ने m1 के ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया उसको हम F13 बोलेंगे। सिमिलरली m4 भी क्या कर रहा है? m4 भी m1 के ऊपर क्या कर रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहा है, और उस फोर्स को हम बोलेंगे F14। लेकिन अब मैंने क्या बोला है?
दो पार्टिकल के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो बाकी पार्टिकल की प्रेजेंस पे डिपेंड ही नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि नहीं हुआ कि M3 और M1 के बीच में जो फोर्स डेवलप हुआ वो M2 और M4 पे डिपेंड नहीं करता है। सिमिलरली M1 और M4 के बीच में जो फोर्स डेवलप हुआ वो M3 और M2 की प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करता है। अब बताओ यहां पे जो M1 पार्टिकल है उस पे किस किस ने फोर्स अप्लाई किया, तो उस पे M2 ने भी फोर्स अप्लाई किया, M3 ने भी फोर्स अप्लाई किया, M4 ने भी फोर्स अप्लाई किया। तो कोई अगर तुमसे पूछता है कि इस पार्टिकल पे रिजल्टेंट फोर्स कितना है, तो ध्यान रखना फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो तीनों फोर्स को हम क्या करेंगे, F12 प्लस F13 प्लस F14, तो इन तीनों फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो बताओ जो भी न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ है, अब इसकी प्रॉपर्टीज तुम्हें क्लियर है या नहीं क्लियर है। अब इसी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हम लोग अब क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वहां पे सॉल्व करेंगे। अब जो सबसे पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं वो देखो वहां पे, यानी स्टार्टिंग में हम कुछ न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं और वो किस प्रॉपर्टी बेस्ड है, वो इस प्रॉपर्टी बेस्ड है कि जो भी न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ है इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मासेस ओनली। अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि हमारे पास यहां पे एक रॉड है, और याद होगा इलेक्ट्रोस्टैट में हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट में जो कूलम्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो किसके बीच में एप्लीकेबल होता है, वो एप्लीकेबल होता है पॉइंट चार्ज के बीच में। वहां पे पॉइंट चार्ज होता है, यहां पे पॉइंट मास होता है। तो अब मैं अगर तुमसे बोल रहा हूं कि हमारे पास एक रॉड है, रॉड का मास m है, रॉड की लेंथ कितनी है, l है, और रॉड से कुछ डिस्टेंस पे हमने यहां पे एक पार्टिकल को लाके प्लेस कर दिया है, पार्टिकल का मास m है और पार्टिकल को प्लेस किया है एट अ डिस्टेंस d। अब तुम बताओ मुझे यहां पे दो बॉडीज है कि नहीं है, यहां पे बोले रहा, यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे दो बॉडीज हैं कि नहीं है, यहां पे दो बॉडीज है, एक है रॉड एक है पार्टिकल। अब बताओ दोनों बॉडी का मास है। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग दोनों का मास है, तो दोनों मास एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। अब बताओ इस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम डायरेक्ट फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या। फॉर्मूला मेरा क्या था, F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बताओ यही फॉर्मूला है कि नहीं। लेकिन मैंने क्या बोला, इस फॉर्मूले की लिमिटेशन है, और लिमिटेशन क्या है, इस फॉर्मूले की लिमिटेशन है कि ये जो फॉर्मूला है ये केवल एप्लीकेबल है फॉर पॉइंट मास ओनली। अब बताओ दोनों ही पॉइंट मास हैं क्या, नहीं। अच्छा अब यहां पे ये वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है क्या, कि दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत लार्ज है क्या। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत लार्ज होता तब तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरा वहां पे क्या होता, पॉइंट मास होता। लेकिन यहां पे दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, एक सर्टेन अमाउंट का d है। तो यहां पे अगर पार्टिकल पे बैठ के तुम रॉड को देखोगे तो रॉड की हमें क्या दिखाई देगी, लेंथ दिखाई देगी। इसका मतलब है कि पार्टिकल के रेस्पेक्ट में रॉड का डायमेंशन है। इसका मतलब है कि यहां पे हम पॉइंट मास का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब हमें यह भी मालूम है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए केवल यही फॉर्मूला होता है। अब होता क्या है, न्यूटन्स ने ही क्या किया था, न्यूटन ने ही ग्रेविटेशनल लॉ दिया था, और न्यूटन ही पहला साइंटिस्ट था जिसने कैलकुलस का यूज फिजिक्स में करना बताया। उससे पहले लोगों को कैलकुलस का यूज करना नहीं आता था, लेकिन जो न्यूटन था, न्यूटन ने ही बताया कि कैलकुलस को हम फिजिक्स में कैसे यूज कर सकते हैं। अब उसने क्या बोला, उसने बोला कि ये जो रॉड है इस रॉड को तुम नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दो। जो भी रॉड है, रॉड को नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड कर दो।
पार्टिकल इतने स्मॉल लेना है कि इसको हम क्या ट्रीट कर सके, एक पॉइंट मास ट्रीट कर सके। तो यहां पे हमने एक पार्टिकल लिया या यहां पे हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया, ये स्मॉल एलिमेंट लिया हमने एट अ डिस्टेंस x। तो ये जो स्मॉल एलिमेंट है, ये एलिमेंट हम ले रहे हैं एट अ डिस्टेंस x, और इसका यहां पे हमने थिकनेस कितनी ली, dx। अब बताओ, ये एलिमेंट अगर स्मॉल है तो इसको हम पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, नहीं ट्रीट कर सकते हैं? तो इसको हम पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब इस पार्टिकल का मास लो वहां पे dm। अब dm कैसे कैलकुलेट करोगे? तो हमें मालूम है कि जो भी रॉड है, मैंने कहीं ऐसा नहीं बोला है कि रॉड का मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ नहीं बोलता है, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि मास जो है, मास वो यहां पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, मास अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पहले लिखो m बाय एल। m बाय एल का मतलब होता है यूनिट लेंथ का मास। अब यहां पे dx लेंथ है, तो बताओ उसका मास m बाय एल इंटू dx होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा इतना? अब ये एक पार्टिकल है, ये भी एक पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल इस पार्टिकल के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, उसको df लिखोगे, और df की वैल्यू क्या लिखोगे, df की वैल्यू लिखोगे g dm इंटू एम अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। भाई dx जो रहता है वो तो बहुत स्मॉल होता है, तो इसलिए हम रिजल्ट लिखेंगे g dm m अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्या करो, यहां पे g dm की वैल्यू पुट करो, तो dm की जगह क्या पुट करोगे, m इंटू एम बाय एल एक्स स्क्वायर इंटू dx। देखो है कि नहीं है, dm की वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा जी एम एम बाय एल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ध्यान रखना, ये फोर्स किसने अप्लाई किया है, ये फोर्स पूरी रॉड ने अप्लाई नहीं किया है, ये फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, ये फोर्स एक स्मॉल एलिमेंट, रॉड का एक स्मॉल एलिमेंट इस पार्टिकल के ऊपर इतना फोर्स क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। अब ध्यान है, ये फोर्स तो एक स्मॉल एलिमेंट ने अप्लाई किया है। अब बताओ, इस रॉड में यहां पे ऐसे नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स हैं कि नहीं? और बताओ, ये सभी एलिमेंट इसके ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो एक स्मॉल एलिमेंट ने इस पार्टिकल के ऊपर इतना फोर्स अप्लाई किया है। अब इस रॉड में ऐसे नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि रॉड ने कितना फोर्स अप्लाई किया है। तो एक पार्टिकल का फोर्स मालूम है, टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है, तो टोटल फोर्स का मतलब है कि इन सभी पार्टिकल के द्वारा लगाए गए फोर्स को हम क्या करें, ऐड करें। ऐड करने के लिए सिंबल यूज करो इंटीग्रेशन का। कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, तो चेक करो, यहां पे x की वैल्यू d होगी और यहां पे x की वैल्यू l प्लस डी, तो इसको इंटीग्रेट करो d से लेके l प्लस डी तक। अब बताओ, d से लेके l प्लस डी तक जाओगे तो ये हो जाएगा f जी एम एम बाय एल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन चेक करो, -1 बाय एक्स होगा कि नहीं होगा, लिमिट लो d से लेके l प्लस डी तक। देखो है कि नहीं है, x टू दी पावर -2, यही लिखा कि नहीं लिखा, यहां पे साथ में dx, x टू दी पावर -2 का क्या हो जाएगा, x टू दी पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो -1 बाय एक्स है कि नहीं है। अब लिमिट पुट करोगे तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा, f इक्वल्स टू जी एम एम, माइनस साइन बाहर ले लो, तो यहां पे तुम क्या लिखोगे, -gmm बाय एल, लिमिट पुट करोगे 1 अपॉन एल प्लस डी -1 बाय डी। बताओ ये आएगा कि नहीं आएगा। अब बताओ फोर्स की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, जो भी फोर्स आएगा उसकी वैल्यू आएगी -gmm बाय एल। अब एलसीएम लोगे तो रिजल्ट हो जाएगा d माइनस एल माइनस डी अपॉन, ये हो जाएगा d इंटू एल प्लस डी। d से d कैंसिल आउट होगा, माइनस माइनस प्लस, l भी कैंसिल आउट होगा, तो चेक करो जो फोर्स आ रहा होगा उसकी वैल्यू यही आ रही कि नहीं आ रही, जी एम एम अपॉन डी इंटू एल प्लस डी। देखो चेक करो ये वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही है।
1/x² का क्या हो गया, 1/x² का हो जाएगा वहां पे कितना, -1/x। तो चेक करो इतनी वैल्यू बन रही कि नहीं बन रही है, वहां पे रिजल्ट आ जाएगा GMM अपॉन क्या हो गया, D इंटू L+D। अब देखो जब यहां पे हमने कैलकुलेशन किया है तो यहां पे हमने क्या किया है, यहां पे हमने कैलकुलस को यूज किया है। तो ध्यान रखना है, अगर पार्टिकल है, अगर दोनों बॉडी पार्टिकल है तब तो न्यूटन्स के लॉ को हम डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर पार्टिकल नहीं है, अगर पार्टिकल नहीं है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा, एक के कारण फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा और टोटल के लिए उसको हमें वहां पे क्या करना पड़ जाएगा, इंटीग्रेट करना पड़ जाएगा। बताओ ये चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई सबको वहां पे। फिर देखो मैंने ये भी बोला था कि इसके रेस्पेक्ट में रॉड, पार्टिकल के रेस्पेक्ट में रॉड का डायमेंशन है। लेकिन अगर तुम बताओ यहां पे कि ये तुम्हारी रॉड होती, रॉड का मास m, रॉड की लेंथ l, और यहां पे एक पार्टिकल को लाके प्लेस कर दिया जाता कितने डिस्टेंस पे, एट अ डिस्टेंस d। तो पार्टिकल को अगर एट अ डिस्टेंस d प्लेस कर दिया जाए, और मैं अगर बोल रहा हूं कि d डिस्टेंस बहुत लार्ज है एज कंपेयर टू l, अब बताओ ये पार्टिकल अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होगा तो इसके लिए क्या बन गया, इसके लिए एक पार्टिकल बन गया। तो फोर्स क्या बनना चाहिए, फोर्स फिर बनना चाहिए GMM अपॉन D²। अब चेक करो ये रिजल्ट यहां से बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर D बहुत लार्ज है, D बहुत लार्ज है एज कंपेयर टू L, तो L+D की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली D हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी वहां पे। और L+D अगर D बन गया तो यहां से फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, GMM अपॉन यहां पे क्या हो जाएगा, D² हो जाएगा वहां पे। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये जो मेन प्रॉपर्टी है, ये चीज समझ में आई कि नहीं समझ में आई, कि न्यूटन्स का जो ग्रेविटेशनल लॉ है इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट मासेस। फिर देखो नेक्स्ट एग्जांपल इसी में, अब देखो नेक्स्ट जो एग्जांपल हम ले रहे हैं वो यहां पे क्या ले रहे हैं कि मान लो यही एक रॉड थी, रॉड का मास m है, रॉड की लेंथ क्या थी, l थी। अब इस रॉड को हमने बेंड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल। अभी हमारी रॉड स्ट्रेट थी, अब मैं क्या बोल रहा हूं, जो भी रॉड है इसको अब तुम बेंड कर दो इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल। तो जो भी रॉड है, रॉड को हमने सेमी सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दिया है, और जो भी रॉड है, रॉड का रेडियस वहां पे क्या हो गया, r। अब जो भी सर्कल का सेंटर है वहां पे हम क्या कर रहे हैं, वहां पे हम एक और पॉइंट मास को लाके प्लेस कर रहे हैं। अब बताओ न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, रॉड का भी मास है, पार्टिकल का भी मास है, इसका मतलब है कि ये रॉड इस पार्टिकल के ऊपर क्या अप्लाई करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगी। लेकिन फिर से क्या हो गया, एक पॉइंट मास है, दूसरा पॉइंट मास नहीं है, इसका मतलब है कि हमें अगेन यहां पे कैलकुलस का क्या करना है, यूज करना है। अब कैसे कैलकुलस को यूज करोगे, तो पहले इसको डिफाइन कर दो, एक्स एक्सिस ये हो गई यहां पे वाई एक्सिस, यहां कहीं तुमने थीटा एंगल पे एक एलिमेंट लिया, ये जो एलिमेंट है इसकी लेंथ dl है, और इस एलिमेंट ने सेंटर पे कितना एंगल सबस्टेंड किया, तो सेंटर पे इसने d थीटा एंगल वहां पे क्या किया, सबस्टेंड किया। अब अगर रेडियस r है तो थीटा इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, dl इसकी आर्क की लेंथ है, तो चेक करो dl की वैल्यू यहां पे r d थीटा होगी कि नहीं होगी वहां पे। अच्छा अब इस पार्टिकल का मास क्या होगा, अगर इस पार्टिकल का या इस एलिमेंट का मास वहां पे dm है, तो अब dm की वैल्यू कैसे लिखोगे, तो तुम लिखोगे dm की वैल्यू m अपॉन l इंटू dl, लिखोगे ही नहीं लिखोगे वहां पे भाई, m l, m बाय l हो गई मास पर यूनिट लेंथ,
यहां पे एलिमेंट की लेंथ dl है तो m बाय एल इंटू dl। अगले स्टेप में हो जाएगा m। ये जो लेंथ है बताओ ये पाई आर है कि नहीं है, और dl का मतलब हो गया r d थीटा, तो ये हो जाएगा m अपॉन पाई इंटू डी थीटा। बताओ है कि नहीं है वहां पे। तो ये जो हमने स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया है उसका मास हो जाएगा dm अपॉन पाई इंटू डी थीटा। अब बताओ ये एक पार्टिकल है, ये भी एक पार्टिकल है, तो ये इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगा ही नहीं अप्लाई करेगा, और जो भी अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा वो इस डायरेक्शन में डेवलप होगा कि नहीं होगा, डेवलप df। अब बताओ df की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, तो df की वैल्यू लिखी जाएगी g इंटू एम इंटू dm। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, देखो चेक करो इतना आएगा कि नहीं आएगा, g इंटू डी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। डीएम की वैल्यू हमने पुट कर दी एम अपॉन पाई इंटू क्या हो गया डी थीटा। अब बताओ यहां पे जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक स्मॉल एलिमेंट ने इसके ऊपर अप्लाई किया है। अच्छा, जो भी फोर्स इसने अप्लाई किया है, एक एलिमेंट अगर यहां पे होगा तो सिमेट्री से क्या बोलोगे, एक एलिमेंट यहां पे भी होगा उतने ही एंगल पे। ये भी इसके ऊपर इस डायरेक्शन में क्या करेगा, डीएफ फोर्स क्या करेगा, अप्लाई करेगा। तो यहां पे इस रॉड के जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे सभी एलिमेंट यहां पे फोर्स अप्लाई करेंगे, लेकिन ध्यान रखना सभी फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग है कि नहीं है। यहां पे सभी एलिमेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन सभी फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग है। और बताओ सभी फोर्स का डायरेक्शन अगर अलग अलग है तो हम सबको सिंपली ऐड कर पाएंगे क्या, नहीं। फिर हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा, हमें वेक्टर की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे सबको ऐड कर पाएंगे। तो अब इस केस में हम लोग करते क्या है, हम लोग क्या बोलते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट ने इस पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया उसके दो कंपोनेंट हैं। एक तो है इसका वहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डीएफ कॉस थीटा। सिमिलरली ये जो फोर्स आएगा डीएफ, उसका यहां पे एक वाई कंपोनेंट भी होगा और वो होगा डीएफ साइन थीटा। बताओ है कि नहीं यहां पे। अब देखो यहां पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये सभी एलिमेंट इसके और फोर्स अप्लाई करेंगे, लेकिन उन फोर्स के हमेशा वहां पे एक तो एक्स कंपोनेंट बनेगा, दूसरा वहां पे क्या बनेगा, वाई कंपोनेंट बनेगा। तो हम क्या करेंगे, सबके एक्स कंपोनेंट को ऐड कर देंगे, सबके वाई कंपोनेंट को ऐड कर देंगे वहां पे। तो अब देखो सिमेट्री से तुम क्या बोलोगे, यहां पे जो एलिमेंट है उसका एक्स कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और यहां पे जो एलिमेंट रहेगा उसका एक्स कंपोनेंट इस डायरेक्शन में रहेगा। और ये चीज हमें सिमेट्री से पता चल रही है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेंगे वो सिमेट्री से क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके कारण वहां पे केवल फोर्स का क्या बन रहा होगा, वाई कंपोनेंट बन रहा होगा। तो अब फोर्स का जो वाई कंपोनेंट रहेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी जी एम एम अपॉन पाई आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा। बताओ है कि नहीं है, जी एम एम पाई आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये यहां पे फोर्स है जो कि एक स्मॉल एलिमेंट ने अप्लाई किया है वाई के अलोंग। अब यहां पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कारण, सबके कारण वाई के अलोंग फोर्स बन रहा होगा। तो टोटल के लिए इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करेंगे तो ये सब टर्म कांस्टेंट है जिनको बाहर निकाल लिया। अब थीटा बताओ कहां से कहां वेरी कर रहा होगा, तो अगर तुम चेक करोगे तो थीटा की वैल्यू वेरी करेगी 0 से लेके 180 डिग्री या पाई रेडियन तक। तो अगले स्टेप में फोर्स का वाई कंपोनेंट क्या आ गया, जी एम एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, और रिजल्ट याद होगा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा है, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन। अब अगले स्टेप में क्या होगा, माइनस साइन बाहर निकाल लो। अब सॉल्व करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, कॉस 180 माइनस 1 माइनस कॉस 0 1, ये हो गया माइनस 2 माइनस माइनस प्लस। तो जो भी फोर्स का वाई कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा 2 जी एम एम अपॉन पाई आर स्क्वायर।
बाद में हम रेडियस को लेंथ से रिलेट कर देंगे, और लेंथ का मतलब क्या है, लेंथ का मतलब वहां पे पाई आर है कि नहीं। कंप्लीट के लिए 2 पाई आर होता है, तो आधे के लिए क्या हो जाएगा, आधे के लिए हो जाएगा पाई आर। तो आर जो रहेगा, आर को यहां पे तुम एलिमिनेट कर दो। तो बताओ इस तरह से हमें फोर्स का वाई कंपोनेंट मिल गया कि नहीं मिल गया, यहां पे एक्स कंपोनेंट वहां पे कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, जो भी फोर्स का वाई कंपोनेंट है, सबके कारण देखोगे वाई कंपोनेंट ऊपर की ओर आएगा कि नहीं आएगा यहां पे। तो ये फोर्स का वाई कंपोनेंट आया कि नहीं आया। अब क्वेश्चन में कई बार ऐसा पूछा जाता है कि अगर इसी रॉड को हम कंप्लीट सर्कल के फॉर्म में ड्रॉ कर देते, अगर इसी रॉड को हम यहां पे कंप्लीट सर्कल के फॉर्म में ड्रॉ कर देते हैं, और अब इसके सेंटर पे हम एक पॉइंट मास को लाके प्लेस करते, रॉड का मास m, रॉड की लेंथ l। अब बताओ इस पार्टिकल पे फोर्स कितना लगता। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, हम 2 सेमी सर्कल रॉड मान लेते हैं। इस सेमी सर्कल के कारण फोर्स का y कंपोनेंट ऊपर, इसके कारण फोर्स का y कंपोनेंट, और बताओ ये कैंसल आउट होके जो नेट फोर्स आता वो यहां पे 0 आएगा कि नहीं आएगा वहां पे। तो यहां पे अगेन हमने प्रॉपर्टी क्या यूज करी है कि पॉइंट मास नहीं थे दोनों, तो अगेन हमने वहां पे कैलकुलस को क्या किया है, यूज किया है वहां पे। फिर देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल दो या एग्जाम्पल बोल दो इसको। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग क्या ले रहे हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं कि हमारे पास एक रिंग है, लेकिन ध्यान रखना ये रिंग किस प्लेन में। तो इसको हमने बोला है एक्स एक्सिस, तो ये जो भी रिंग है ये रिंग YZ प्लेन में। तो YZ प्लेन में हमारे पास एक रिंग है, रिंग का मास m है, रिंग का रेडियस कितना है, r है। तो हमारे पास एक रिंग है, रिंग का मास m, रिंग का रेडियस r, और सेंटर से x डिस्टेंस पे, सेंटर से x डिस्टेंस पे यहां कहीं हमने एक पार्टिकल को लाके प्लेस कर दिया। अब बताओ फिर से तुम क्या बोलोगे, फिर से तुम बोलोगे रिंग का मास है, पार्टिकल का मास है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। लेकिन फिर से लिमिटेशन क्या आएगी, ये पार्टिकल है, लेकिन ये पार्टिकल है क्या, नहीं। ये पार्टिकल बनता अगर क्वेश्चन में ऐसा बोलता कि x की वैल्यू बहुत लार्ज है एज कंपेयर टू r, तब वो पार्टिकल बनता। तो अभी पार्टिकल तो है नहीं, तो हमें फिर से क्या करना है, फिर से हमें कैलकुलस का यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, रिंग को सबसे पहले नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कर दो, और मान लो यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट है, इसका मास क्या है, dm। अच्छा, ये जो स्मॉल एलिमेंट है ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगा। ये x है, ये r है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये एंगल थीटा। अब तुम क्या बोलोगे, अब तुम बोलोगे यहां पे कि इस स्मॉल एलिमेंट ने इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया है, बताओ वो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो जो भी फोर्स डेवलप हुआ है उसकी वैल्यू हो जाएगी g इंटू dm इंटू m अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो चेक करो ये होगा कि नहीं होगा, g m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। तो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है वहां पे फोर्स। अच्छा, अब इमेजिन करो तुम वहां पे कि यहां पे रिंग है, और यहां पे एक्सिस पे हमने यहां पे एक पार्टिकल को लाके प्लेस किया। तो ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। तो सबको जब हम ज्वाइन करेंगे तो बताओ ज्योमेट्री एक कोन की बनेगी कि नहीं बनेगी, बोलो। इस रिंग के अगर सभी एलिमेंट, सभी पार्टिकल को हम इससे ज्वाइन करें तो ध्यान रखना वहां पे कोन की ज्योमेट्री बनेगी, और सबके लिए एंगल वर्टिकल के साथ कितना बन रहा होगा, थीटा बन रहा होगा।
अब बताओ इस फोर्स का यहां पे एक तो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में डी एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा डी एफ साइन थीटा। अब सिमेट्री से हम क्या बोलेंगे, एक एलिमेंट अगर यहां पे होगा तो इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट एक एलिमेंट यहां कहीं होगा। ये जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट रहेगा ये भी इतना फोर्स अप्लाई करेगा एट एन एंगल थीटा, तो इसका भी डी एफ साइन थीटा होगा और दूसरा वहां पे डी एफ कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा। अब सिमेट्री से तुम क्या बोलोगे, जो पैरेलल कंपोनेंट हैं वो यहां पे क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जितने भी डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट्स होंगे इसके कारण ऐसा आएगा, इसके कारण ऐसा आएगा, दोनों के पैरेलल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां पे केवल फोर्स का कौन सा कंपोनेंट बन रहा होगा, एक्स कंपोनेंट, और एक्स कंपोनेंट वहां पे डी एफ कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा वहां पे। अब वैल्यू पुट करो वहां पे, डी एफ एक्स, डी एफ की वैल्यू क्या हो गई, जी डी एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। बताओ कॉस थीटा का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस है कि नहीं है। और ध्यान है ये फोर्स किसने अप्लाई किया, बताओ अगर यहां पे हम फोर्स की बात करें तो ये फोर्स तो एक स्मॉल एलिमेंट ने अप्लाई किया है कि नहीं अप्लाई किया। अच्छा, टोटल फोर्स अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इसको यहां पे अब क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब बताओ जब इंटीग्रेट करने जाओगे तो क्या चीज कांस्टेंट है, तो जी एम एक्स अपॉन, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर क्या हो गया 3/2। बचेगा केवल क्या, बचेगा केवल इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। बताओ यहां पे x चेंज होगा क्या, नहीं, x कांस्टेंट है, तो यहां पे x कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो जो फोर्स बन रहा है बताओ यही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। अब डीएम वहां पे क्या है, डीएम तो वहां पे एक स्मॉल एलिमेंट का मास है, ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो टोटल इंटीग्रेशन ऑफ डीएम का मतलब है सभी पार्टिकल के मास को ऐड कर दो, सभी पार्टिकल के मास को ऐड करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा जी एम एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डीएम एम आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आगे हम डायरेक्ट यूज करेंगे। तो अगर हमारे पास कोई रिंग है और रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पे अगर हमने किसी पार्टिकल को लाके प्लेस किया है तो उस पार्टिकल ने रिंग के कारण इतना फोर्स वहां पे क्या किया है, एक्सपीरियंस किया है। अच्छा, अब ये चीज ध्यान रखना है, ये जो फोर्स है बताओ ये फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम फोर्स की बात करें तो जी एम एम एक्स अपॉन, और चेक करना अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हम पढ़ चुके हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में वहां पे एक चार्ज रिंग थी, रिंग के सामने हमने दूसरे चार्ज पार्टिकल को लाके प्लेस किया था, तो वहां पे भी कुछ फॉर्मूला इसी तरह का वहां पे क्या हुआ था, डेवलप हुआ था। यहां पे फोर्स का डायरेक्शन क्या है बताओ, पार्टिकल अगर यहां कहीं होगा तो फोर्स इधर कहीं होगा कि नहीं होगा। सिमिलरली अगर ये पार्टिकल इधर रखा जाता तो फोर्स इधर बनता कि नहीं बनता, तो फोर्स अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। फिर ये भी मालूम है कि x की वैल्यू अगर 0 होगी तो x की वैल्यू 0 करो तो इस पॉइंट पे फोर्स 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आगे ये प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या करेंगे, यूज करेंगे वहां पे। बताओ ये चीज क्लियर हुई। मैंने क्या बोला, ये तुम्हारी रिंग है, रिंग के सामने अगर पार्टिकल को लाके प्लेस करोगे तो इस पे फोर्स बनेगा, यहां पे फोर्स लेफ्ट की ओर है, यहां पे फोर्स क्या बनेगा, राइट की ओर बनेगा। अच्छा, ये फोर्स बन गया कि नहीं बन गया, चलो अब इसको यहां पे अपन समझ भी लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को। यहां पे फोर्स हमारा कंजर्वेटिव है, फोर्स अगर कंजर्वेटिव है इसका मतलब है कि यहां पे एनर्जी कंजर्व होगी। एनर्जी का मतलब होता है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, इन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब बताओ यहां पे एनर्जी केवल पोटेंशियल है, काइनेटिक नहीं है, काइनेटिक तो 0 है कि पार्टिकल को हमने रिलीज किया है यहां पे। अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी जो आती है वो कॉन्फिगरेशन के कारण आती है,
तो ये पार्टिकल फोर्स के कारण क्या होगा, पार्टिकल फोर्स के कारण लेफ्ट की ओर जाएगा वहां पे। तो अगर मैं इस पार्टिकल को यहां पे ए डिस्टेंस पे लाके छोड़ता, अगर मैं पार्टिकल को यहां पे ए डिस्टेंस पे लाके छोड़ता, बताओ तो पार्टिकल का क्या होता। जब पार्टिकल यहां पे रुकेगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, लेकिन उसको डिस्टेंस उतना ही मेंटेन करना पड़ेगा, तभी पोटेंशियल एनर्जी यहां की और यहां की सेम हो पाएगी। तो यहां पे अगर डिस्टेंस ए होगा तो ये पार्टिकल ए डिस्टेंस पे ही जाके रुकेगा कि नहीं रुकेगा। अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का मोशन क्या होगा। तो पहले पार्टिकल यहां से यहां गया, एक्सेलरेट करता हुआ गया, फिर इसके बाद पार्टिकल रिटार्ड करके यहां रुकेगा, फिर इसके बाद फोर्स के कारण पार्टिकल राइट की ओर चलना स्टार्ट करेगा, एक्सेलरेट करेगा। इसका जब ये पार्टिकल आगे जाएगा तो फोर्स ऑपोजिट हो जाएगा, पार्टिकल रिटार्ड करेगा। तो इस तरह से पार्टिकल कंटिन्यूअसली टू एंड फ्रो मूव करता रहेगा कि नहीं मूव करता रहेगा। अब बताओ, जो भी फोर्स है, फोर्स यहां पे किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स यहां पे फंक्शन ऑफ एक्स है कि नहीं है। अगर यहां पे हमें कुछ भी नहीं बोला गया है, एक्स और आर में कोई रिलेशन नहीं दिया गया है, तो अब तो हम बोलेंगे कि इस पार्टिकल का मोशन वहां पे क्या है, ऑसिलेटरी है। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि रिंग को हमने क्या किया है, फिक्स्ड किया है। तो रिंग को हमने फिक्स कर दिया है, तो ये पार्टिकल अब इस तरह से क्या करेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया जाए कि एक्स बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू आर, जिस डिस्टेंस से लेके हम पार्टिकल को छोड़ रहे हैं वो डिस्टेंस बहुत स्मॉल है। बताओ x अगर बहुत स्मॉल होगा एज कंपेयर टू r, तो बताओ रिजल्ट यहां पे क्या बन जाएगा, f का g mm x। बताओ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, r अगर बहुत ज्यादा है तो ये r स्क्वायर बनेगा, तो ये r क्यूब हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यहां पे आएगा r स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो ये बन गया r क्यूब। अब बताओ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से कैलकुलेट करते हैं। मीन पोजीशन वो पोजीशन थी जहां पे नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। तो डिस्प्लेसमेंट राइट की ओर, फोर्स, तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट है, साइन लगा दो नेगेटिव। फोर्स डिपेंड कर गया डिस्प्लेसमेंट के लीनियर पावर पे, तो यहां से हम क्या बोलेंगे, यहां से हम बोलेंगे कि पार्टिकल का मोशन सिंपल हार्मोनिक है। अब कंपेयर कर दो, कंपेयर करोगे उसको, करोगे इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन से, तो क्या बोलोगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन क्या थी, कंपेयर कर दो इस इक्वेशन से। के डैश जो था वो वहां पे कांस्टेंट था, रिजल्ट हो जाएगा जी एम एम। के डैश जो कांस्टेंट रहेगा वो हो जाएगा जी एम एम बाय आर क्यूब, और के डैश को हम लिखेंगे एम ओमेगा स्क्वायर, एम से एम कैंसिल आउट होगा, और यहां से क्या मिल जाएगा, ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू हो गई अंडर रूट जी एम। बताओ यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है वहां पे। और एक बार ओमेगा आ गया, ओमेगा को वहां पे लिखोगे 2π/t, तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, टाइम पीरियड मिल जाएगा वहां पे। देखो इतना समझ में आ रही, समझ में। अच्छा, मैंने वहां पे यही बोला था कि अगर इस फोर्स को, सेम ऐसा ही रिलेशन इलेक्ट्रोस्टैट में आया था, और मैंने वहां पे बोला था कि अगर इस फोर्स को प्लॉट करोगे, तो फोर्स का वेरिएशन कैसे जाएगा। अब ये तुम लोग करके देखना है। यहां पे फोर्स जीरो, और ध्यान है इधर का मतलब नेगेटिव, इधर का मतलब पॉजिटिव, तो इस तरह से फोर्स, और यहां पे अगर देखोगे तो फोर्स का डायरेक्शन राइट की ओर, तो फोर्स पॉजिटिव, तो इस तरह से फोर्स का वेरिएशन चलता है वहां पे। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, फोर्स पहले वहां पे क्या होता है, बढ़ता है, फिर इसके बाद फोर्स डिक्रीज करता है। किस जगह फोर्स मैक्सिमम होगा, तो वो तुम लोग कैलकुलेट करके देख लेना। फोर्स यहां पे फंक्शन ऑफ एक्स है, मैक्सिमा मिनिमा की प्रॉपर्टी यूज करना, df/dx जीरो करना, तो यहां पे x वो डिस्टेंस मिलेगा जहां पे फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इतनी चीज तुम लोगों को आज समझ में आई कि नहीं समझ में आई। मैंने ये तुम्हें करके देखना है कि किस पोजीशन पे लाके हम पार्टिकल को लेके आएंगे जबकि फोर्स हमारा क्या होगा, मैक्सिमम डेवलप होगा।
ये चीज ऐसी हमने इलेक्ट्रोस्टैट में की थी। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि यार तुम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ लिया है कि नहीं। अब जिन लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट नहीं पढ़ा है, क्योंकि कई बार ये टॉपिक 11 में पढ़ा दिया जाता है और 11 के बच्चों को इलेक्ट्रोस्टैट नहीं आता है, तो हमें क्या करना है, फोर्स एक्स पे डिपेंड कर रहा है, कहां पे फोर्स मैक्सिमम होगा तो dF बाई dx जीरो कर देना, तो वहां से हमें x की पोजीशन मिल जाएगी। तो ये चीज तुम्हें कैलकुलेट करके देखनी है, और ये जितने भी हमने एग्जांपल लिए हैं सब में केवल एक ही प्रॉपर्टी यूज करी है कि पॉइंट मास नहीं है, तो हमने क्या किया है, इंटीग्रेट किया है। अब जो कल की क्लास होगी तो उसमें हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, और वहां पे हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिलेटेड अभी रिसेंटली आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया है ग्रेविटेशन का, है कि नहीं। तो अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की, कुछ एग्जांपल और लेंगे, साथ में फिर हम बात करेंगे वहां पे किसकी, ग्रेविटेशनल फील्ड की, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की, पोटेंशियल क्या होता है। तो वो सब चीजें हम अगली क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। अब इसको तुम लोग यहां पे क्या कर लो, नोट डाउन कर लो वहां पे, ठीक है।